तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेल वाला कल ख़त्म किया है हमने, सही है। ये फीमेल जेनाइटल सिस्टम है, प्लस और साथ में गेस्टेशनल पैथोलॉजी है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा काम करेंगे। एबॉर्शंस है इसमें, ठीक है ना, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम पहले थोड़ा सा हमें जेनाइटल जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो इसमें इधर लिखा हुआ है अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है और लोअर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अपर में अगर आप लोग देखें तो ये जो लाइन है इसके ऊपर जो चीज़ें हमारे पास आएगी वो हम अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में डालेंगे। जैसे कि हमारे पास यूट्रस है, ओवरी है, ठीक है ना, ये फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, ये सारे इंडोमेट्रियम, ये सारा जो है अब हमारे पास अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आते हैं। लोअर में हमारे पास ये एक्टो सर्वेक्स है, हमारे पास ये जो सर्वेक्स है ये सर्वेक्स है। सर्वेक्स में आप लोग देखेंगे तो सर्वेक्स में हमारे पास एक्टो सर्वेक्स है, एंडो सर्वेक्स है, एक्सटर्नल है, आगे आ रहे हैं वहाँ वहाँ पे हम बताएंगे, सही है। इसके अलावा जो है ना ये एक्सटर्नल ऑरिफस है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारे पास जब एबॉर्शंस होती है, थ्रेटेंड एबॉर्शन है, आगे इस पैथोलॉजी में हम करेंगे और ये गायनाकोलॉजी में भी हम करेंगे, सही है। आगे आ रहा है। तो हमारे पास कुछ एबॉर्शन है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, सही है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें ये जो ऑरिफस होती है ना ये ओपन होती है, इसमें क्लोज होती है, ठीक है ना। तो इससे आप डायग्नोसिस लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये विजाइना है, ठीक है ना, ये वेस्टिब्यूल है, लैबियम मिनोरा, लैबियम मेजोरा, ठीक है ना। ये बेसिकली एनाटॉमी है और आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम डिटेल में जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, और इसी तरीके से काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास ये वल्वा आता है। वल्वा में आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखी हुई बुक में भी है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, सही है। कि इसमें जो आपके पास जो स्किन है, म्यूकोजा है, फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल, सही है, ये एक्सटर्नल टू द हाइमन, उसमें क्या क्या है हमारे पास, ये लाइबा मेजोरा, लाइबा मिनोरा, ठीक है ना, ये वेस्टिब्यूल, ये सारा जो एरिया है, ठीक है ना, इसके बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं पैथोलॉजी की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो डिजीज है इसमें हमारे पास है वो है बार्टोलिन सिस्ट, सही है। हमारे पास बेसिकली बार्टोलिन ग्लैंड्स होते हैं। जैसा कि अगर आप लोग देखें, ये आपके पास विजाइनल कनाल है, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमने याद करना है। क्लिनिकली आप लोग ये बहुत कम देखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमने याद रखना है कि अगर आपके पास ये विजाइनल कनाल है, सही है, वेस्टिब्यूल जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ना बार्टोलिन ग्लैंड्स होते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। अब ये बार्टोलिन ग्लैंड्स जो होते हैं ना, यहाँ से लुब्रिकेंट्स निकलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे obstruction हो जाती है, ठीक है ना, इस जगह पे या इस जगह पे। तो जब भी ये obstruction हो जाती है तो पीछे यहाँ पे वो जो lubricants होते हैं वहाँ पे इधर पीछे हमारे पास बढ़ जाते हैं, और इसी की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, सही है। इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है, वो इस obstruction की वजह से, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, पीछे इकामुलेट हो रही है, सही है। और ये ग्लैंड है, सही है। स्पेशली किस टाइम में, जो फीमेल जो है ना वो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, स्पेशली उस टाइम में बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हमने याद रखना है, सही है। नॉट कॉमनली सीन एंड क्लिनिकली दिस डिजीज, बट यू शुड मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम। तो ये हमारे पास बार्टोलिन सिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास यूनिलेटरल, स्पेशली ये यूनिलेटरल होगा, सही है, बाईलेटरल नहीं हो सकता। ये गायनाकोलॉजी में भी हम करेंगे, सही है। तो वहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है कि ये हमारे पास यूनिलेटरल हो, सही है, नॉट बाईलेटरल, सही है। पेनफुल सिस्ट होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल जो वेस्टिब्यूल्स है ना उसके साथ ये ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं, इसको हम कहते हैं बार्टोलिन सिस्ट, सही है। तो ये देखिए यूनिलेटरल पेनफुल सिस्ट होगा, लोअर वेस्टिब्यूल एडजेसेंट टू द विजाइनल कैनाल, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ये वेस्टिब्यूल, सही है। ये हमारे पास विजाइनल कनाल है, इसको हम विजाइनल कनाल कहते हैं, ये वेस्टिब्यूल है, ये ये यहाँ पे अगर आप लोगों को
नजर आ रही है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास बार्टोलिनसिस। कोंडेलोमा, कोंडेलोमा के बारे में हमने कल भी बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो, मेल जेनेटल सिस्टम में हमने बात की, ठीक है। तो वहां पे हमने कहा था कि ये फीमेल में भी होती है और आपके पास मेल में भी। तो मेल के बारे में तो हमने बात की, एग्जैक्टली वही चीज है वो यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन कोंडेलोमा जो होता है ना, ये हमारे पास क्लिनिकली बहुत कॉमन है, ठीक है ना। ये याद रखने वाला है, क्लिनिक में भी आप लोगों को ये आपको नजर आएगा, सही है। तो क्लिनिकली ये कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कल हमने बताया ना कि वार्ड्स बन जाते हैं पेनिस पे, और जो स्किन हमने कल बात की थी, एग्जैक्टली यहाँ पे भी जो वाल्वा है, वाल्वर जो स्किन है, ठीक है ना, जिसमें लाइबियम मिनोर और लाइबियम मेजोर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास वार्ड्स बन जाते हैं। जब आप क्लिनिकली आप देखेंगे ना, तो जो वार्ड्स होते हैं ना, वो आपको नजर आएगा, आप देख सकेंगे कि बहुत ज्यादा वार्ड्स जो है ना वो बने हुए हैं। स्पेशली जैसे कल हमने बात की थी कि हमारे पास जो एचपीवी वायरस होते हैं ना, ह्यूमन पपिलोमा वायरस, ये हमारे पास कास करवा देती है 611, सही है। तो ये आपने जहन में रखना है, कोंडोलेमा। हाँ, इसके अलावा जो है ना हमारे पास, क्योंकि ये फीमेल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, और क्या उसे कहते हैं कि जैसे कल हमने हमने इसकी बात की थी ना कि केलियोसिस्टिक चेंजेस, सही है। तो जो कल हमने फोटो लगाया था यहाँ पे, ये वाला, ये अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था ना कि ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, सही है। कल हमने बात की थी, ये जो केलियोसिस्टिक चेंजेस हैं हिस्टोलॉजी पे आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हमने कल भी बात की थी, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सीन आपको यहाँ पे भी मिलेगा जहां हमने मेल में की थी, ठीक है। अच्छी बात इसकी ये है कि ये रियरली जो है ना वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट होती है, सही है। रियरली प्रोग्रेसेस टू कार्सिनोमा, ये बात अच्छी बात है। और लेकिन हाँ, एक बात जो मैं कहने वाला था वो ये था कि आपने ह्यूमन पपिलोमा वायरस का जो, जिस तरह कल हमने पढ़ा कि इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका जो हाल मार्क है ये ह्यूमन पपिलोमा वायरस की, वो ये है केलियोसिस्टिक चेंजेस। अब ह्यूमन पपिलोमा वायरस में आप लोगों ने जो बातें याद रखनी है वो ये है कि ह्यूमन पपिलोमा के बारे में आपने हाल मार्क याद रखा, जैसे कि कल हमने पढ़ा। दूसरा इसमें ये रखना है, याद रखना है कि ह्यूमन पपिलोमा वायरस जो है ना वो हाई रिस्क और लो रिस्क, ये बात याद रखनी है। जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि 6 से 11 है, जैसे कि ये वाले, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास 16 है, 18 है, 33 है, 31 है, ये सारे हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, सही है। तो इसके ये टाइप्स है। तो जो 6 और 11 है ये लो रिस्क है, सही है। लेकिन जो 16 है, 18 है, ये हम गायनाकोलॉजी में भी करेंगे, सही है। 31 है और 33, ये भी, ये हमारे पास हाई रिस्क वाले हैं, सही है। ये लो रिस्क वाले हैं, ये हाई रिस्क वाले हैं, सही है। यानी हाई रिस्क और लो रिस्क वाले से क्या मुराद है यहाँ पे मेरा, इसका मकसद ये है कि जो लो रिस्क वाला है ये भी कार्सिनोमा कास करवा देती हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहें ये इन्फेक्शन। लेकिन इसका जो रिस्क है वो लो है। लेकिन ये जो 16 और 18 है इसका रिस्क हाई है, क्योंकि ये कंसिक्वेंटली डेवलप कार्सिनोमा, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है, इसमें याद रखनी है। और इसमें जो जो मेजर प्लेयर्स होते हैं हाई रिस्क में वो है 16 और 18, ये मेजर प्लेयर्स है। 31 और 33 भी हो सकते होते हैं, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये हाई रिस्क में चारों आते हैं। लेकिन अगर वो आप लोगों से पूछे कि भाई मेजर प्लेयर कौन से हैं इसमें जो हाई रिस्क में, उसमें तो हमने 4 पढ़े थे, 16 है, 18 है, 31 है, 33 है। लेकिन इसमें जो मेजर प्लेयर है वो कौन से है, 16, 18, ये मेजर प्लेयर्स हैं। ये बहुत ज्यादा ये ही करवा देता है, चाहिए। तो ह्यूमन पपिलोमा वायरस, और जैसे कि हमने कल भी बात की थी इसके बारे में कि भाई साहब आप सेक्सुअली जो है ना ये हमारे पास ज्यादातर जो है ना वो ट्रांसमिट होता है हमारे पास, सही है। तो ये बात ज्यादा जहन में रखनी है, हाई रिस्क लो रिस्क। अब ये हाई रिस्क और लो रिस्क आगे भी अब यूज होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो डिजीज हमारे पास आई है, जो कॉन्डेलोमा है, ये भी एचपीवी के की वजह से हमारे पास होता है, सही है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास आगे भी आ रहे हैं, हम करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएंगे, सही है। हाँ, इसके अलावा अगर आप लोग ये फोटो देखें, ठीक है ना, तो ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला, सही है, बिल्कुल बेस ऑफ द एपिथेलियम। तो आप लोगों को
ये वाली चीज़ें आपको हिस्टोलॉजी पे आप लोगों को ये नज़र आएंगे। इसको कहते हैं एकेंडिलोमा एकुमेंटा, जैसे कि कल हमने बात की थी, इसके बारे में भी हमने बात की। सही। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास लिचन स्क्लेरोसिस। लिचन स्क्लेरोसिस, ये भी आपके पास जो एपिडर्मस होता है ना, जो स्किन का जो एपिडर्मस है, सही है, वो बिल्कुल थिन हो जाता है। तो बुक वालों ने इनके लिए एक नाम यूज किया है। और जब भी ये स्किन बहुत ज्यादा थिन होता है, इतना थिन होता है जैसा कि पेज, ये जो पेज होता है ना, ये इतना थिन हो जाता है। सही है, इसको हम कहते हैं लेचेंट स्क्लेरोसिस। और इसके लिए जो बुक ने जो टर्म यूज किया है वो ये है पर्चमेंट लाइक। बिल्कुल इसका मतलब यही होता है, पर्चमेंट लाइक का मतलब यही होता है कि हमारे पास स्किन इतना थिन हो जाता है जैसा कि हमारे पास पेज थिन होता है। सही है, इतना ये थिन होता है। सही है। लिकोप्लीकिया होगा। सही है, लिको मीन्स वाइट, प्लीकिया मीन्स ये आपके पास पेचेस बनते हैं इसमें, ठीक है ना, विद पर्चमेंट लाइक वाल्वर स्किन, यानी जो वाल्वर स्किन होगा वो इतना थिन हो जाएगा हमारे पास। सही है। मोस्ट कॉमनली कब, कहाँ, कौन से वमेन में होंगे, ये पोस्ट मेनोपॉजल वमेन में। सही है। इसके अलावा जो है ना, ये ज़्यादातर बिनाइन है हमारे पास, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का जो रिस्क है वो हमारे पास स्लाइटली ये इंक्रीज कर देते हैं। सही है। अब इसके अलावा जो है ना, हमारे पास एक और है लेचन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। क्रॉनिकस का मतलब होता है कि आप क्रॉनिकली वो हो गया है। सही है। तो इसमें भी आपके पास हाइपरप्लीजिया होगी, जो वाल्वा है, जैसे कि ऊपर हमने इसको पहले दिखाया, हम आप लोगों को एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया, उसको जहन में लाए। उसकी वो जो वाल्वा है उसकी हाइपरप्लीजिया हो जाएगी। सही है। वहां पे हमारे पास जो एपिथेलियम है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, तो इसमें भी लिकोप्लीकिया, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, उसमें भी लिकोप्लीकिया, इसमें भी, क्योंकि ये क्रॉनिक से, और वो जो है ना आप अक्यूट में भी डाल सकते हैं। सही है, तो इसलिए इसको नाम दिया है क्रॉनिकस। सही है। तो लिकोप्लीकिया होगा। सही है, विद थिक, वहां पे थिन था, यहाँ पे थिक होगा। सही है। लेदरी वाल्वर, यहाँ पे जो वाल्वा के जो स्किन है वो आपको बिल्कुल लेदर की तरह आप लोगों को मोटा नजर आएगा। लेकिन जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास लिकोप्लीकिया होंगे, लेकिन साथ साथ में जो वाल्वा का जो स्किन है वो बिल्कुल थिन होगा, पर्चमेंट लाइक वाल्वर स्किन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास विद थिक लेदरी वाल्वर स्किन होगा। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें स्क्रेचिंग वगैरह, और ये क्योंकि खाने के लिए ये इरिटेशन होगी, और आप जो है ना स्क्रेचिंग और ये इचिंग और ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। सही है। ये भी बिनाइन है, वो भी बिनाइन है, ठीक है ना, ये भी बिनाइन, देखें ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो भी बिनाइन है। सही है। ये भी नो इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा, लेकिन ये वाला जो है ना स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वेमल कार्सिनोमा। सही है। तो ये देखें, ये इतना इतना फर्क है, इसको ये फर्क आप लोगों ने जहन में आप लोगों ने रखना है। ठीक हो गया है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना वाल्वर कार्सिनोमा के बारे में हम बात करते हैं, जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। सही है। तो बेसिकली हमारे पास हमने देखें, अब ये वाल्वर कार्सिनोमा जो है ना, ये भी हमारे पास, क्योंकि वहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, तो वहां पे जो कार्सिनोमा हो गए, इसलिए हम कहेंगे ना कि ये अराइजेस फ्रॉम स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि ये जो वाल्वा की जो लाइनिंग है, यहाँ पे जो एपिथेलियम है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है हमारे पास। सही है। क्लिनिकली भी आप देखेंगे, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को रेयर मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमने याद करना है, हम कुछ नहीं कर सकते, एग्ज़ाम के लिए हमने याद रखना है। सही है। तो इसलिए यहाँ पे भी इन लोगों ने लिखा हुआ है, देखें, रिलेटिवली रेयर। सही है। बिल्कुल स्मॉल परसेंटेज पे जो है ना हमारे पास ये कैंसर होता है। प्रेजेंट विद लिकोप्लीकिया। सही है। लिको मीन्स वाइट, प्लीकिया मीन्स पैचेस आपके पास आएंगे। और जब भी आप ये देखेंगे ना लिकोप्लीकिया, फिर इसके बाद जो है ना आपने बायोप्सी करवानी है। चाहिए, क्योंकि बायोप्सी पे आपको ही पता लगेगा कि ये जो कार्सिनोमा है, डिस्टिंग्विश करवाएगा फ्रॉम अदर काजेज लाइक लिकोप्लीकिया। हमारे पास और भी है, हम आगे करेंगे तो आप लोगों को समझ, तो इसलिए बायोप्सी जरूरी है। बायोप्सी आपको बताएगा कि कैंसर है कि नहीं। ठीक है। इथियोलॉजी में वही ह्यूमन पपिलोमा वायरस। सही है। तो जैसे कि हम हाई रिस्क और लो रिस्क की हमने बात की। सही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बात की कि जो ह्यूमन पपिलोमा वायरस है ना,
रिलेटिवली रिलेटेड और नॉन ह्यूमन पपिलोमा वायरस रिलेटेड। सही है, तो एक है एचपीवी रिलेटेड और एक है नॉन एचपीवी रिलेटेड। सही है, तो दो बातें हैं। तो जो एचपीवी रिलेटेड है इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इसका जो रिलेशन है, पहले डिस्प्लीजिया फिर इसके बाद कार्सिनोमा होगा। जैसे कि जनरल पैथोलॉजी का रूल है कि पहला मेटाप्लीजिया, फिर इसके बाद डिस्प्लीजिया, फिर इसके बाद कार्सिनोमा। पहले सेल में चेंजेस आएंगे उसको हम मेटाप्लीजिया कहेंगे, फिर इसके बाद डिस्प्लीजिया होगा। डिस्प्लीजिया का मतलब होता है कि बैड ग्रोथ, खराब ग्रोथ होगी। फिर जब खराब ग्रोथ होगी फिर इसके बाद हमारे पास कार्सिनोमा होगा। ठीक है ना, तो ये जनरल पैथोलॉजी का भाई साहब कानून है हमारे पास। तो जैसा तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एचपीवी रिलेटेड है ना, इसका मतलब ये है कि पहले मतलब डिस्प्लीजिया होगा फिर इसके बाद कार्सिनोमा। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं स्पेशली जो एज है इसमें हमारे पास वो इन्वॉल्व है वो 40 to 50 ईयर्स एज। सही है, तो मेरे ख्याल से ये बुक में नहीं है तो आप लोग ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन एचपीवी रिलेटेड वाला है वो हमारे पास, इसमें जो की इथियोलॉजी है वो है हमारे पास अंडरलाइन काज। आपने अंडरलाइन काज को देखना है। सही है, जैसा कि अंडरलाइन काज में आपके पास क्या आ सकती है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्क्लेरोसिस होती हैं, फाइब्रोसिस होती हैं। सही है, तो जब लॉन्ग स्टैंडिंग स्क्लेरोसिस होगी या फाइब्रोसिस होगी, अब ये हमारे पास क्या होगा, रिस्क जो है ना वो इंक्रीज हो सकती है हमारे पास कार्सिनोमा की। ठीक हो गया है, और ये भी स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वमेन जो होते हैं हमारे पास उसमें बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये एज 40 to 50 और ये आपके पास यानी ऊपर 70 साल और ये इसके ऊपर आप डाल दे उसको पोस्ट मेनोपॉजल वमेन में ये हमारे पास आते हैं। सही है, तो देखिए हमने हाई रिस्क वाले एचपीवी वायरस पढ़े और लो रिस्क वाले पढ़े। हाई रिस्क में आपके 6-11 ये आते हैं जो सॉरी लो रिस्क में, और हाई रिस्क में जो आपके पास 16 है, 18 है, 31 है, 33 है, मेजर प्लेयर 16 18। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हम मेजर प्लेयर्स हैं इसमें हमारे पास। तो ये याद रखने हैं, हाई रिस्क लो रिस्क कौन कौन से हैं, इथियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी, इसकी वजह से हमारे पास कार्सिनोमा होते हैं, बायोप्सी हम करते हैं इसमें। ठीक है ना, और आगे जो है ना हम इसकी मार्केट में आजकल हमारे पास इसका वैक्सीन भी मौजूद है, तो हम वैक्सीन देते हैं। स्पेशली वो काम करता है सेक्स के खिलाफ, काम करता है 11 के खिलाफ, काम करता है 16 के खिलाफ, काम करता है 18 के खिलाफ, काम करता है। लेकिन 31 33 के खिलाफ एक और इंजेक्शन है जो कि वो काम करता है, आगे आ रहा है, इसमें हम करेंगे अभी। सही है, पहले इसको खत्म करते हैं। ठीक हो गया है, एचपीवी रिलेटेड वाल्वर कार्सिनोमा है हमारे पास। सही है, तो एचपीवी रिलेटेड वाल्वर कार्सिनोमा देखें ना, ड्यू टू हाई रिस्क एचपीवी, जैसे कि 16 18 ये मेजर प्लेयर है। सही है, तो इसलिए हर जगह पे आप लोगों को ये 16 18 मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि 16 18, हमारे पास दूसरे भी है वो भी हाई रिस्क में आते हैं। सही है, लेकिन ये मेजर प्लेयर है तो इसलिए आपको हर जगह पे ये 16 18 ही मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो भी करवा सकता है। सही है, इसलिए क्योंकि हमारे पास एक और कार्सिनोमा आगे हम पढ़ेंगे सर्विक्स में। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास सर्वाइकल एंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लीजिया 1 है, 2 है, CIN1 CIN2 CIN3 वो वाले जो कैंसर है वो हमारे पास उसका जो रिस्क है वो इंक्रीज होती है। सही है, तो उसमें फिर हम ये इंजेक्शन लगवा देते हैं। फिर इसके बाद जो है ना हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो है ना हम बायोप्सी करते हैं, कोलोपोस्कोपी करते हैं। ठीक है, तो ये हम अब करेंगे। तो इसमें ज़्यादा वो इसीलिए हम फिर क्या करते हैं कि जब भी हम ये इंजेक्शन लगवाए या ये वैक्सीन लगवाए तो इसके बाद भी हमने टेस्ट ही करवाना पड़ेगा, वो CIN2 में हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास नॉन एचपीवी रिलेटेड जो वाल्वर कार्सिनोमा है वो हमारे पास ये जब आपके पास जैसे कि मैंने पहले बताया। सही है, एराइजेस फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग लेचन स्क्लेरोसिस होगी। सही है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सही है, इसने आपने इस अंडरलाइन काज को देखने और ये करना है, तो इसलिए एवरेज एज यहाँ पे ग्रेटर देन 70 है। सही है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की बात हो रही है। ठीक हो गया है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी पेगेट डिजीज है हमारे पास। एक्स्ट्रा मेमोरी पैकेट डिजीज, ये पैकेट जो होता है ना ये बड़ा बिजी बंदा था।
इसने बहुत सारे डिजीज़ जो है ना वो किए हैं, जैसे कि पेगेट डिजीज़ एंड बॉर्न, पेगेट डिजीज़ एंड ब्रेस्ट नेपल मेमेलरी में वहाँ वो भी आते हैं हमारे पास, और ये नीचे जो वाल्वा है वहाँ पे भी। सही है। तो देखिए मेलिग्नेंट एपिथेलियल सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ द वाल्वा। सही है। प्रेजेंट इज एरिथेमेटस, प्रोराइटिक, अल्सरेटेड स्किन। सही है। इसमें हमारे पास ये होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास कार्सिनोमा इनसाइटो, ये अहम है। सही। यूजुअली नो अंडरलाइंग कार्सिनोमा, लेकिन रिप्रेजेंट कार्सिनोमा इनसाइटो ये। अब आपने ये जो है आपने डिस्टिंग्विश कराना है किसके साथ, मेलानोमा के साथ। सही है। अब किस तरीके से, क्योंकि हमने ये टेस्ट करवाना होता है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास पेगेट डिजीज है या मेलानोमा है। सही है। तो पेगेट सेल्स में हम ये वाला टेस्ट करवा देते हैं, PAS, ये एक स्टेनिंग है हमारे पास, ये हम करवा देते हैं। सही है। अ, अच्छा, वो हसन कह रहा है कि मुझे इनवाइट कर ले, पता नहीं वो आउट क्यों हो गया। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा, मैं उसको रिकॉल वो कर रहा था। ठीक है। चलो हाँ आगे चलते हैं। सही है। तो ये हमारे पास हम किस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कराएंगे कि ये मेलानोमा है कि ये पेगेट डिजीज है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग का नाम है PAS, ये वाला स्टेनिंग हम कर देते हैं। सही है। ये हमें बता देता है, ये बेसिकली ये जो स्टेनिंग है कि जो सेल्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास म्यूकस प्रोड्यूस कर देते हैं। सही है। तो जो कार्सिनोमा होगा वो आपके पास उसमें ये जो PAS वाला स्टेनिंग वाला टेस्ट होगा, ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। सही है। तो जो पेगेट डिजीज है, इसमें PAS ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस कर देते हैं। सही है। तो जब वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास फिर ये जो स्टेन होगा ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सही है। जबकि मेलानोमा में हमारे पास वहां पे ये नेगेटिव आएगा हमारे पास। सही है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखने। और इस सबसे अहम बात ये है कि केराटिन, केराटिन बेसिकली ये इंटरमीडिएटेड फिलामेंट होते हैं। सही है। कहाँ पे, एपिथेलियल सेल में। इंटर क्या होते हैं ये हमारे पास, इंटरमीडिएटेड फिलामेंट है हमारे पास एपिथेलियल सेल में, ये वहां पे हमारे पास मौजूद होते हैं, इसलिए इसको केराटिन भी कहते हैं। सही है। अब ये हमारे पास जब ये क्या उसे कहते हैं, ये जो केराटिन है हमारे पास। सही है। जब ये एपिथेलियल सेल जो एपिथेलियल लाइनिंग है, ये जो एपिथेलियल सेल्स है, ये मेलिग्नेंट हो जाए। सही है। फिर ये हमारे पास कार्सिनोमा में जा सकता है, मतलब जाता है। सही है। तो उसमें जब ये केराटिन भी आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो आपने पेशेंट को डायग्नोस किया कि इस पेशेंट को हमारे पास क्या है, पेगेट डिजीज है। सही है। तो ये बहुत हाई यील्ड पॉइंट है डायग्नोस्टिकली, इससे पेशेंट आप डायग्नोस कर सकते हो। सही है। और जो S100 है, ये आपके पास इसमें नेगेटिव आएंगे, जबकि हमारे पास मेलानोमा में ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास। जबकि PAS जो है ना वो मेलानोमा में नेगेटिव, केराटिन मेलानोमा में नेगेटिव, जबकि इसमें सिर्फ 100 जो है ना वो S100 पॉजिटिव, ये आपको मेलानिन में पॉजिटिव मिलेगा। सही है। तो इस दो चीज़ों से आप पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हो कि पेशेंट को पेगेट डिजीज है या हमारे पास मेलानोमा है। तो बेगेट जो है ना वो बड़ा बिजी बंदा था, उसने बड़े सारे डिजीज किया है, जैसे कि बोन में भी हम पढ़ेंगे। सही है। आगे आ रहा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। इसके अलावा जो है ना ब्रेस्ट में भी हम भी पेगेट डिजीज पढ़ेंगे, वहाँ पे जो नेपल्स है और वहाँ पे जो मेमेलरी वो है, वहाँ पे भी हमारे पास पेगेट डिजीज होती हैं। सही है। तो बड़ा बिजी बंदा था ये।
अच्छा, तो अगर आप लोग ये देखेंगे ना, ये हमारे पास जैसे कि हमने ऊपर बात की कि एपिडर्मिस में हमारे पास कुछ सेल्स आते हैं जो कि इसके साथ ताल्लुक नहीं रखता है। ये हमारे पास एपिडर्मिस है, अगर आप लोग देखें, ठीक है ना, तो ये एपिडर्मिस है जैसे कि हमने ऊपर बात की। अब इस एपिडर्मिस में अगर आप लोग देखें ना, तो ये जो सेल्स हमारे पास आए हुए हैं, ये ठीक है ना, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होते नहीं है, इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये आए हुए हैं, सही है। तो ये हमें रिप्रेजेंट करवा देता है कि पेशेंट को पेगेट डिजीज हुआ है। सही है, तो हिस्टोलॉजी में आपको जब एक्स्ट्रा मेमोरी पेगेट डिजीज आप देखेंगे, सही है, वाल्वा का स्पेशली, ठीक है ना, तो आपको ये सेल्स आपको नजर आएंगे, सही है। तो इसका मतलब ये है कि दिस पेशेंट इज डीलिंग विद पेगेट डिजीज, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास विजाइना, नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हमारे पास है विजाइना, ठीक है ना। विजाइना के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब हम इधर से ऊपर चले गए, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन आप लोगों का, सही है। तो अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो विजाइना हम कर लेते हैं। अच्छा, विजाइना में अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, सर्वेक्स, जो जिसको हम सर्वेक्स बोलते हैं, सही है, वो और नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं, सही है, बुक में लिखा हुआ है। अब इसमें जो पहला हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है एडिनोसिस, सही है। बेसिकली अगर आप लोग विजाइनल कनाल देखेंगे ना, जैसे कि ऊपर हमने आप लोगों ने वो फोटो में देखा, तो उसमें अगर आप ये विजाइनल कनाल देखेंगे ना, तो एम्ब्रियोनिकली, सही है, ये सारी चीजें बुक में हैं, ये एक्स्ट्रा बातें नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो 1/3 है इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और ये 2/3, 2/3, ये 1/3, ये 2/3, कह रहे थे, कह रहे हैं कि हमारे पास जब एम्ब्रियोनिकली डेवलपमेंट होती है लाइफ की, तो लोअर थर्ड जो हमारे पास जो ये लोअर 2/3 है, ये इसकी अगर बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एपिथेलियम होगी वो स्क्वेमस एपिथेलियम, सही है। और जो अपर 1/3 है, यहाँ पे हमारे पास जो एपिथेलियम है वो है हमारे पास कौन सा, कॉलमनर एपिथेलियम है हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे कॉलमनर, ये देखें कॉलमनर एपिथेलियम, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक हो गया है। अब बेसिकली हमारे पास जो नीचे वाला ये वाला जो जगह है, हमने जैसे कि वहाँ पे भी पढ़ा था फिजियोलॉजी में कि ये मुलेरियन जो डक्ट है, वहाँ से ये हम डिराइव कर लेते हैं, सही है। और ये वाला जो ऊपर वाला जगह यूरोजेनेटल साइनस, जो हमने फोटो में भी फिजियोलॉजी में हम आप लोगों को दिखाए थे, जो वहाँ पे यूरोजेनेटल साइनस था, तो ये बेसिकली वहाँ से डिराइव होते हैं, सही है। तो ये अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फोकल परसिस्टेंस ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम इन द अपर 1/3 विजाइना। जैसे कि अपर 1/3 की अगर हमने बात की कि ये हमारे पास क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम एम्ब्रियोनिकली, ठीक है ना, जबकि लोअर जो 2/3 है हमारे पास ये स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फोकल परसिस्टेंस होती है, आप एक जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसकी अपर 1/3 विजाइना की, सही है। तो ये देखिए विजाइनल कनाल है ये, ठीक है ना, अपर 1/3 की, सही है। अब यहाँ पे इसका जो रिस्क है वो हमारे पास ज़्यादा होती है, स्पेशली हमारे पास पुराने ज़माने में ड्रग हम जो फीमेल है वो यूज़ करते थे, स्पेशली जो थ्रेटेंड एबॉर्शन भी करवाते हैं हमारे पास, उसके लिए भी, और साथ में एक और चीज़ के लिए ये यूज़ करते थे, अब आजकल यूज़ नहीं कर रहे, सही है। वो हमारे पास अब रिस्क जो है ना वो इंक्रीज कर रहा था, उसका नाम है ये डाई इथाइल स्टेल्बेस्ट्रोल, ये वाला ड्रग, सही है। ये बेसिकली अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो फीमेल है, ठीक है ना, तो ये फिर जाके उधर वहां पे ये एडेनोसिस कास करवाएगा, सही है। तो इसलिए आजकल ये बैन है, यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना वो अ, ये एक किस्म का इसका एक काज है और रिस्क इंक्रीज कर देते हैं हमारे पास, सही है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास क्लियर सेल एडिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा है हमारे पास, सही है। तो बेसिकली जब भी ये एडिनो का लफ्ज आ जाए ना, तो जहन में ये बात रख ले, ये जनरल पैथोलॉजी का रूल है भाई,
कहते हैं कि जब भी एडिनो का लफ्ज आ जाए तो मतलब ग्लैंड से रिलेटेड, सही है, तो ग्लैंड ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने बात की है कि यहाँ पे भी हमारे पास मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी, किस चीज की, ग्लैंड की, सही है। लेकिन जब उसकी हम साइटोप्लाज्म देखेंगे तो वो हमें क्लियर नजर आएगा। क्लियर हो गया है। इसका भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हमारे पास डाई इथाइल स्टेल्बेस्ट्रोल, ठीक है। ये हमारे पास जिस तरह एडेनोसिस करवाता था, यहाँ पे भी हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा भी करवाएगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले इसको मेंशन किया, सही है। तो ये हम हमारे इधर लिखा भी है, लीड्स टू सिजेशंस ऑफ डाई इथाइल स्टेल्बेस्ट्रोल यूजेज थ्रेटन एबॉर्शन, आगे आ रहा है एबॉर्शन की टाइप्स हम करेंगे, सही है। थ्रेटन एबॉर्शन है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, बहुत सारे एबॉर्शन है हमारे पास, सही है। इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करेंगे हम, सही है। एम्ब्रियोनिकली सॉरी एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा। अच्छा, रेब्डो का मतलब होता है, जब भी रेब्डो का लफ्ज आ जाए ना तो इसका मतलब होता है स्केलेटल, मायो का मतलब होता है मसल, सही है। तो ये बेसिकली स्केलेटल मसल, और सार्कोमा का मतलब होता है कि ये मेलेग्नेंट मेजनकाइमल ट्यूमर है हमारे पास, सही है। सार्कोमा का मतलब होता है मेलेग्नेंट मेजनकाइमल ट्यूमर, सही है। तो रेब्डो का लफ्ज जब भी आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास क्या है, मस्कुलोस्केलेटल। रेब्डो का मतलब होता है स्केलेटल, मायो का मतलब होता है मसल, सही है। सार्कोमा है हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पे भी इन लोगों ने बात की है कि ये भी हमारे पास मेलेग्नेंट मेजनकाइमल, सही है, प्रोलिफरेशन होती है, इमेच्योर स्केलेटल मसल, सही। इसलिए नाम में इसका हर चीज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रेब्डो का मतलब क्या है, स्केलेटल, सही है। मायो का मतलब मसल, यानी स्केलेटल मसल मेलेग्नेंट मेजनकाइमल ट्यूमर है बेसिकली, सही है। रेयरली होता है, बहुत रेयर है, सही है, लेकिन एग्जाम के लिए हमने याद रखना है। फिर इसके बाद इसमें जो प्रेजेंटेशन है हमारे पास क्या आएंगे कि ब्लीडिंग होती है हमारे पास, सही है, विजाइना से और या पेनिस से, ठीक है ना, स्पेशली इन चाइल्डहुड, सही है। यूजुअली क्योंकि ये हमारे पास लेस देन 5 years ऑफ एज में हमारे पास ही होते हैं, सही है। तो ये आपके पास ग्रेप लाइक मास आपको नजर आएंगे। तो एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा में आपके पास ब्लीडिंग होगी, ग्रेप्स लाइक मास होंगे आपके पास, सही है, क्योंकि ये उभरी हुई, प्रोट्रूजन का मतलब होती है ना, उभरी हुई, सही है, विजाइना से या पेनिस से, सही है। स्पेशली कब, यूजुअली लेस देन 5 years ऑफ एज में आपके पास ये, सही है। इसके अलावा जो है ना आपके पास ये रेब्डोमायोब्लास्ट आपके पास मिलेंगे, सही है। ये अहम पॉइंट है क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक सिल है, ब्लास्ट का, रेब्डोमायोब्लास्ट का मतलब है कि ये एक हमारे पास सिल है, और ये इसका करेक्टरिस्टिक सेल है हमारे पास रेब्डोमायोसार्कोमा का, सही है। तो रेब्डोमायोब्लास्ट आपको ये करेक्टरिस्टिक सेल्स मिलेंगे, सही है। इसका जो है ना यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म क्रॉस स्ट्राइएशंस होती हैं हमारे पास, सही है। और इसके अलावा इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग ये, ठीक है ना। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग आपके पास आपको मिलेगी इसमें डेस्मिन, साथ में मायोग्लोबिन। तो जब भी आप लोग इसमें डेस्मिन और मायोग्लोबिन आप लोगों को मिल जाए, डेस्मिन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है उसका क्या है, ये इंटरमीडिएटेड फिलामेंट है हमारे पास है, सही है, डेस्मिन बेसिकली। तो जब भी आप लोग ये देखें तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये रेब्डोमायोसार्कोमा है हमारे पास, सही है। और मायोग्लोबिन अगर आप लोग देखें तो इसका मतलब ये है कि ये रेब्डोमायो क्या है हमारे पास, रेब्डो मायोब्लास्ट है हमारे पास बेसिकली, सही है। ये इनडायरेक्ट रेब्डोमायोब्लास्ट है। तो दो चीजें आप लोगों ने देखनी है इस वाले स्टेन पे, सही है। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग ये आपके पास पॉजिटिव आएंगे फॉर डेस्मिन के लिए, और इसी तरीके से माइग्लोबिन के लिए। तो जब भी आपके पास ये वाला स्टेन पॉजिटिव आया डेस्मिन और माइग्लोबिन का, तो आप लोगों को पता चल गया कि ये क्या है, रेब्डोमायोसार्कोमा है, सही है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास वेजाइनल कार्सिनोमा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, हाँ, ये अगर आप लोग देखेंगे ये बिल्कुल है उभरी हुई, प्रोट्रूडिंग हुई है, उभरी हुई, ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को, सही है। तो ये है हमारे पास बेसिकली वो
अच्छा, विजाइनल कार्सिनोमा जिसका जो है वो है, वह है हमारे पास विजाइनल कार्सिनोमा। यानी हमारे पास जो कार्सिनोमा है, बेसिकली यहाँ पे भी अब कैंसर आया है, तो यहाँ पे भी जो कैंसर है कौन कास करवाएगा, वही ह्यूमन पपिलोमा वायरस। सही है, तो यहाँ पे भी इन लोगों ने लिखा हुआ है। वहां पे जो लाइनिंग है, वहां पे जो एपिथेलियम है वो है स्क्वेमस सेल। सही है, स्क्वेमस एपिथेलियम है। सही है। अब यहाँ पे भी हमारे पास, जैसे कि ऑलरेडी हमने इस बात हमने मेंशन किया है कि हमारे पास जो 16 है, 18 है, हाई रिस्क वाले जो वायरस है वो हमारे पास करवाते हैं, और साथ साथ में 31 भी करवाता है और 33 भी करवाता है। सही है, लेकिन जो मेजर प्लेयर है वो है हमारे पास 16 और 18। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास क्या है, हाँ, रीजनल लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होते हैं हमारे पास। सही है। कैंसर फ्रॉम लोअर टू थर्ड ऑफ द विजाइना, ये जो लोअर टू थर्ड है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये इंग्यूनल नोड्स में जो है ना ये जाके हमारे पास चला जाता है, उधर चला जाता है। लेकिन जो अपर वन थर्ड है वो हमारे पास रीजनल एलियो जो एलियक नोड्स हैं वहाँ पे स्प्रेड होते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। सही है, तो इसलिए यहाँ पे भी इन लोगों ने बात की है, और ये अहम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकते हैं आप लोगों के पास। सही है, रीजनल लिम्फ नोड स्प्रेड, जो टू थर्ड है वो कहाँ पे जाते हैं, जो वन थर्ड है वो कहाँ पे जाते हैं। सही है, तो अलग अलग इन लोगों का जगह अलग अलग है। सही है, तो जो टू थर्ड वाले हैं वो इंग्यूनल नोड्स में चले जाते हैं। सही है, लेकिन जो अपर वन थर्ड है वो आपके पास रीजनल जो इलियक लिम्फ नोड्स है वहां पे स्प्रेड होते हैं हमारे पास। सही है, जिसमें और कोई बातें हैं नहीं। ठीक है। अब सर्विक्स जो है ना हमारे पास के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली यूट्रस खत्म हो गया, सॉरी वो खत्म हो गया है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। सही है, तो ऊपर की बात अब हो रही है, सर्विक्स स्टार्ट हो गया है। सर्विक्स बेसिकली है हमारे पास जो यूट्रस है उसके नेक को हम, ये हमारे पास सर्विक्स है। सही है, तो इसको हमने डिवाइड किया है एक्सो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स, जैसे कि ऊपर हमने अभी दिखाया आप लोगों को। तो जो एक्सो सर्विक्स है और एंडो सर्विक्स है, अब एक्सो सर्विक्स के जो एपिथेलियम आप देखेंगे वो अलग है, जो एंडो सर्विक्स है उसके एपिथेलियम अलग है। इसके दरमियान एक जोन है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। सही है, जैसे कि अगर आप लोग देखें, मैं इधर एक थोड़ा सा ये पिक्चर भी दिया है। सही है, तो यहाँ से पहले पहले आप लोग ये समझे। देखिए हमारे पास जो एक्सो सर्विक्स है, फॉर एग्जांपल सॉरी, यहाँ पे ये इधर से ये, इसको हम कहेंगे एक्सो सर्विक्स। यहाँ पे जो एपिथेलियम है ये वाले, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है हमारे पास, ये। ठीक है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये हमारे पास एक्सो सर्विक्स है। ठीक है, लेकिन जब आप एंडो सर्विक्स की बात करते हैं, सही है, तो एंडो सर्विक्स में जो सेल्स होते हैं ना वो सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है ना, सिंगल लेयर होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक जोन होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है ना, और यहाँ पे जो सेल्स हैं इसको हम कॉलमनर सेल, यहाँ पे क्या है, कॉलमनर, ये स्क्वेमस सेल है, ये कॉलमनर है, दरमियान में ये जोन है हमारे पास। सही है, तो अगर आप लोग यहाँ से इस फोटो में देखें, ठीक है ना, तो ये जो जोन है यहाँ पे इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। सही है, इसलिए इनको कहा, इन लोगों ने कहा है कि एक्सो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स। सही है, तो ये बात हमने की है। तो ये जो जगह है हमारे पास एक्सो सर्विक्स है। ठीक है ना, ये सिंगल लेयर वाले आप लोगों को नजर आ रहा है, ये है हमारे पास एंडो सर्विक्स। ठीक है, हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, आप लोगों ने देख लिया। सही है, अच्छा, इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो वायरस, जो डीएनए वायरस है, ह्यूमन पपिलोमा वायरस। सही है, स्पेशली कहाँ पे, इन द सर्विक्स, कौन सी जगह पे, इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि इन्फेक्ट लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट स्पेशली सर्विक्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन ये बहुत अहम है यहाँ पे। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास ये इन्फेक्शन होता है हमारे पास। सही है, ये ह्यूमन पपिलोमा वायरस आके हाई रिस्क वाले भी आ सकते हैं, आपके पास लो रिस्क वाले भी आते हैं। सही है, जो यहाँ पे इन लोगों ने बात की है। चाहिए, तो हाई रिस्क ऑलरेडी हमने इसको मेंशन किया है, एक्सप्लेन किया है। लो रिस्क वाले 6-11। सही है, जो
हाई रिस्क वाले 16, 18, 31, 33 ये है हमारे पास, सही है। ये 16, 18, 31, 33 और ये 6, 6, 11, सही है। हाई रिस्क जो है ना हमारे पास बेसिकली, हाँ ये बहुत अहम पॉइंट है कि ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये कौन सी चीज है कि ये हमारे पास इसका जो रिस्क है वो ज्यादा कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने बात की है कि हाई रिस्क जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसमें ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखने हैं, एक है E6, एक है E7, सही है। जो E6 है ये बेसिकली हमारे पास जो P53 जो हमारे पास वो ट्यूमर सप्रेसर हमारे पास जीन है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसलिए इंक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ P53। और E7 क्या काम कर देता है, रेटिनोब्लास्टोमा, सही है, उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देता है, सही है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, और ये बेसिकली हमारे पास ये जो ह्यूमन पेपिलोमा हाई रिस्क वाले जो हमने बात की, ये बेसिकली वो ये चीज बनाते हैं, ये E6 और E7, सही है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास वो क्या, क्योंकि हमारे पास जो रेटिन RB का मतलब होता है ना रेटिनोब्लास्टोमा, सही है। तो ये बेसिकली आप लोगों ने जहन में ये बात रखनी है, ठीक हो गया है। अब इसके अलावा जो है ना हमारे पास CIN1 है, सही है। CIN1 के बारे में हम बात करेंगे, CIN2 है, CIN3 है और कार्सिनोमा इन साइटू है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे ये कैरियोसाइटिक चेंजेस आएंगे हमारे पास, सही है। न्यूक्लियर एटीपिया होगा, ये इसके करेक्टरिस्टिक है। मायोटेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जाहिर सी बात है क्योंकि कैंसर है, सही है। तो अब हमने इसको ग्रेड्स में डिवाइड किया है, CIN1, CIN2, CIN3, सही है। अगर आप जैसे कि नॉर्मल हमने ये देखे ना, नॉर्मल हमारे पास इसी तरह होता है, सही है। अगर आप एक्सोसर्विक्स को देखें और एंडोसर्विक्स को देखें, लेकिन जब भी आपके पास ये कैंसर होता है ना, तो यही देखें बिल्कुल ब्लू आपके पास जो है ना वो हमारे पास नजर आ रहा है, सही है। टॉप टू द बॉटम, यहां से लेकर यहां तक, सही है। ग्रीनिश कलर, जो हेल्दी होगा वो पिंक कलर होगा जैसे कि ऊपर हमने अभी देखा, लेकिन ये तो बिल्कुल डार्क और ये सारी चीजें हैं, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये वाली जो जगह है ये बेसिकली CIN3 यहाँ पे हमारे पास होता है, फिर कार्सिनोमा इन साइटू, सही है। अब ट्रांसफॉर्मेशन जोन पे जो जगह हमने बताई, वहां से फिर ये स्टार्ट होके और फिर इक्वल हो जाते हैं, सही है। जो हेल्दी होगा वो पिंक होगा, और इसी तरह जब ये कार्सिनोमा हो जाता है ये बिल्कुल डार्क हो जाता है, सही है। तो हिस्टोलॉजी में आप लोगों को कुछ इसी तरीके से आप लोगों को ये नजर आता है, सही है। अब CIN1 की हमने बात की, CIN2 की हमने बात की, सी और 3 और कार्सिनोमा इन साइटू की, इन्वेसिव कार्सिनोमा, सही है। अब थोड़ी सी बात मैं करता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल CIN1, CIN2 और CIN3 की तरफ, अगर फॉर एग्जांपल पर प्रैक्टिकल पर्पस, सही है, ये आपके पास क्या है, ये 1, 2, 3 कुछ सेल्स है हमारे पास, सही है। और ये हमारे पास सर्वेक्स है, सर्वेक्स की हम बात कर रहे हैं, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारे सेल्स हैं हमारे पास, सही है। तो अगर पहले 3 सेल्स में यहाँ पे अगर हम बात करें 1, 2, 3, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसर वो हो जाए, इसको हम कहेंगे CIN1, सही है। CIN1 यानी फर्स्ट 3 जो सेल्स होते हैं हमारे पास ये इन्वॉल्व हो जाए, सही है। तो इसको हम कहते हैं, और मतलब जो एपिथेलियम है इसमें थिकनेस आ जाए, तो इसको हम कहेंगे SIN1। फिर आगे जो है ना यहाँ पे अगर थिकनेस आ जाए तो इसको हम कहेंगे CIN2, सही है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे थिकनेस आ जाए, सही है। तो इसलिए बुक में भी इन लोगों ने लिखा हुआ है कि CIN1 इन्वॉल्व लेस देन 1/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम। इसी तरीके से CIN2 जो है ना वो लेस 2/3 थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम। इसी तरीके से जो CIN3 है वो है हमारे पास स्लाइटली लेस देन द एंटायर थिकनेस, सही है। अब फिर इसके बाद जो है ना फिर क्या होगा, कार्सिनोमा इन साइटू, ये 1, ये 2, ये 3 और ये कार्सिनोमा इन साइटू। फिर यहाँ पे हमारे पास फुल डार्कनेस आएगी जैसे कि हिस्टोलॉजी में हमने ऊपर देखा, सही, समझ आ गई है, सही है। अच्छा, अब कार्सिनोमा इन साइटू में आपके पास जो एपिथेलियम है ना, जो एंटायर एपिथेलियम है उसकी थिकनेस हो जाती है, उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक है। अब इसमें ये बात जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये CIN1 है,
तो तकरीबन 66% ये जो है ना वो रिवर्स हो सकता है अगर CIN1 में कोई फीमेल है हमारे पास। सही है। अ, और ये यानी तकरीबन 66% ये रिवर्स हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप कोई फीमेल जो है ना वो CIN2 में है तो तकरीबन 33% जो है ना वो रिवर्स हो सकता है। और इसी तरीके से अगर आप CIN3 में है तो फिर ये रियरली जो है ना ये फिर रिवर्स हो सकता है। सही। और जो कार्सिनोमा इन साइटु है तो वो तो वेरी वेरी मतलब वो है, बात हो गई है ना कि अब जो है ना वो रिवर्सिबिलिटी जो है ना वो हमारे पास मुश्किल हो जाती है। सही है। तो बेसिकली जब भी हम सर्वाइकल एंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लीजिया यानी SIN शॉर्ट फॉर्म यही है। सही है। सर्वाइकल एंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लीजिया ये बेसिकली डिस्प्लीजिया है। डिस्प्लीजिया का मतलब होता है बैड ग्रोथ। सही है। और फिर इसके बाद कार्सिनोमा इन साइटु, क्योंकि जब आपके पास एंटायर वॉल जो है ना वो थिक हो जाए, मोटा हो जाए, सही है, तो फिर उसकी रिवर्सिबिलिटी भी मुश्किल है। CIN1 में है तो उसकी रिवर्सिबिलिटी 66% रिवर्स हो सकता है, 66%। जबकि 2 में है तो 33%, 3 में है बड़ी रेयरली, लेकिन जब 4 में हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। सही है। तो इसी वजह अब इसमें ज़्यादातर जो है ना मोस्ट कॉमनली सीन इन मिडल एज वुमेन में आपको ये नज़र आते हैं 40 to 50 ईयर्स में। सही है। स्पेशली इसमें जो CIN1 में सॉरी जो CIN है यानी सर्वाइकल एंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लीजिया, इसका जो हाल मार्क है, सही है, हाल मार्क कह सकते हैं, वो कहेंगे पेशेंट आएगा आपके पास, आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब जब मैं मतलब पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग होती है। इसमें पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग का मतलब ये होता है, गायनेकोलॉजी में हम करेंगे, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग का मतलब ये होता है ना कि आफ्टर सेक्स विजाइना से ब्लीडिंग आ जाए। सही है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये हमारे पास ये CIN है अंटिल प्रूफ अदरवाइज। सही है। तो जब भी पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो इट इज मोस्ट प्रोबेबली CIN है अंटिल प्रूफ अदरवाइज। सही है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, ये जहन में रखना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ना कि प्रेजेंट इज विजाइनल ब्लीडिंग स्पेशली पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। सही है। इन आफ्टर सेक्स जब भी ब्लीडिंग हो विजाइना से तो ये हमारे पास CIN है अंटिल प्रूफ अदरवाइज। बहुत अहम पॉइंट है, इसको नोट कर ले, बुक में नहीं है ये। सही है। की रिस्पेक्टर जाहिर सी बात है वही हमने बात की है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। सही है। अच्छा, इसका जो रिस्क है इसके अलावा जो हमारे फैक्टर जो रिस्क फैक्टर है हमारे पास वो है स्मोकिंग, इम्यूनो डिफिशियंसी। क्योंकि स्मोकिंग हमारे पास जो स्क्वेमस एपिथेलियम हमने उसमें भी पढ़ा था किडनी में, ठीक है ना, तो वहां पे भी हमारे पास स्मोकिंग, यहाँ पे भी हमारे पास जो ये क्या नाम है स्क्वेमस सेल्स है यहाँ पे भी है ना। तो बेसिकली स्मोकिंग इसको खराब कर देते हैं, इसको मार देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आप लोग देखें स्क्वेमस सेल है तो स्मोकिंग उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। इसलिए माउथ कैंसर भी जो है ना स्मोकिंग की वजह से, रीनल सेल कार्सिनोमा स्मोकिंग उसमें बहुत ज़्यादा होता, यहाँ पे भी स्मोकिंग। दूसरा जो अहम पॉइंट है हाई यील्ड है वो है इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ने आपके ही इन चीज़ों को मारना है। सही है, ये HPV को मारना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका एक 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 बैरियर है, ये एक आपका जो है ना वो फौज तैयार करता है। और आपका अगर वो फौज नहीं है, वो आर्मी नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर एनिमीज अंदर आएंगे और वो तो मारेंगे। और अगर आपका जो आर्मी है वो वीक है तो जाहिर सी बात है तो वो तो डिफीट नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है तो मसले तो होंगे। तो इसलिए इम्यून डिफिशियंसी इन लोगों ने लिखा। चाहिए, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो जाहिर सी बात है वो आपके पास तो नहीं होंगे। अच्छा, मोस्ट कॉमन सब टाइप स्क्वेमस सेल एंड अडीनोकार्सिनोमा। सही है, ये इसका मोस्ट कॉमन सब टाइप्स है, बोर्ड स्क्वेमस सेल है एंड अडीनोकार्सिनोमा। सही है, दो बोर्ड टाइप्स जो है ना दोनों जो है ना वो हमारे पास HPV करवा देता है। सही है। और जो एडवांस ट्यूमर जो होते हैं ना ये अपन इन्वेड होते हैं इंटीरियर यूटेरिनी यूट्राइन वाल में भी और ब्लैडर में भी, इंटीरियर वाल इनटू द ब्लैडर। सही है, ब्लैडर का जो है ना वो वहाँ पे आपके पास इन्वेड होते हैं। सही है। अच्छा, गोल्ड स्क्रीनिंग करनी है। अब इसका पेशेंट का अगर आप लोगों के पास आए ना
तो इसमें आप लोगों ने स्क्रीनिंग करनी है। पहला काम आप लोगों ने क्या करनी है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से आप लोगों को पता लग जाएगा कि डिस्प्लीजिया हो गया है, सही है। जब डिस्प्लीजिया हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्प्लीजिया हुआ है। डिस्प्लीजिया के बाद कार्सिनोमा होता है, कार्सिनोमा होता है, सही है। तो पहले आप लोगों ने इस चीज में यहाँ पे जो इनिशियली होता है ना, वो आप लोगों ने क्या करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, सही है। पेप्स पेप्समियर जिसको बोलते हैं, और ये जो स्क्रीनिंग है, सही है। इनिशियली आप लोगों ने जब भी स्टार्ट करने वो पूछ सकते हैं कि कब हमने ये जो जो स्क्रीनिंग है, ये जो पेप्समियर है, ये हमने कब स्टार्ट करवानी है, फीमेल कौन से एज में आ जाए तो आपने कर, आपने बताना है कि जब भी लड़की कुछ बुक्स लिखते हैं 18, कुछ लिखते हैं 21, ठीक है ना। तो आपने बस 18 से लेकर 19 हो, या सॉरी 19 नॉट 18, 19 लिखा हुआ है, 19 20 21 यहां से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, चाहे वो नेगेटिव आ जाए, लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट करना ही करना है। क्योंकि ये हमारे पास ज्यादातर जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उधर से भी हमारे पास ये आ जाते हैं, ये ह्यूमन पपिलोमा वायरस है, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ना हमारे पास आपने जिस तरह यहाँ इस बुक ने लिखा है 21 ईयर्स में आप लोगों ने स्टार्ट करना है। और अगर वो नेगेटिव आ जाए फिर हम गायनाकोलॉजी में करेंगे, तो फिर हर 3 साल बाद आपने करना है। और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर हर साल आपने करना है, सही है। फिर आपने उसको आपने वॉचअप करते हो, आपने देखते हो पेशेंट्स को, जो है ना आपने रखा होता है, और आप उसको देखते हो कि भाई साहब कोई वो नहीं, वो गायनाकोलॉजी में हम करेंगे, यहाँ पे नहीं चल रहा है, सही है। अच्छा, तो ये स्क्रीनिंग, फिर इसके बाद जो है ना हम पेप स्मेयरिंग करते हैं। पेप स्मेयरिंग में आप लोगों को कुछ इस तरीके से चीजें नजर आएंगे, जैसे कि ये है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, साइटोलॉजी का हमने एक पिक्चर लिया है, पेप स्मेयरिंग करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड जो इसको कहते हैं हमारे पास, वो क्या है, पेप स्मेयरिंग, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। और आप लोगों से वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द CIN। तो द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज क्या, ये पेप स्मेयर जो स्क्रीनिंग है ये हम करते हैं। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या नजर आएगा, ये साइटोलॉजी जो पिक्चर्स हैं आप लोग, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आपके पास नॉर्मल है, ये देखें पिंक कलर है, बड़ा मजेदार है, ठीक है ना, सेंटर में ये न्यूक्लियस है। लेकिन जब आप एबनॉर्मेलिटीज की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। यहाँ पे ये जो है ना, ये मेलिग्नेंट सेल है हमारे पास, इसमें जो आप ये सेल है साइटोप्लाज्म, अगर आप देखें ना, ये पूरा सेल है। साइटोप्लाज्म बहुत छोटा है, ये देखें, और अंदर वाला ये जो बिल्कुल ये वाला नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। अगर आप इसको देखें तो कितना मतलब स्मॉल है, ठीक है ना। और अगर आप इसको देखें तो इसका साइटोप्लाज्म छोटा और न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, सही है। तो साइटोलॉजी में आप लोगों को ये नजर आएगा, ये नॉर्मल वो एबनॉर्मल, ये नॉर्मल वो मैलिग्नेंट सेल। क्लियर हो गया है। तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके से आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो है ना आपके पास एबनॉर्मल पेप स्मेयर आप अगर आपके पास आ गया है, तो भाई नेक्स्ट आपने क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप आप लोगों ने, जब भी आपके पास ये पेप्स में ये स्क्रीनिंग जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये आपके पास आ गया है, नेक्स्ट स्टेप आपने बायोप्सी ही करनी है, सही है। बायोप्सी इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, सही है। ये स्टेप 2 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, सही है। आप लोगों को सारे चीजें बताया होगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, पेशेंट डायग्नोज हो गया, ये किया है, हमने स्क्रीनिंग की, उसमें ये चीजें बताई गई। भाई व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप बायोप्सी, सही है, फॉलोड बाय कंफर्मेटिव कोलोनोस्कोपी एंड बायोप्सी, सही है। तो इसलिए फिर हम जिसको पॉजिटिव आता है तो फिर हम हर साल कर देते हैं, और जिसका पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर मेरे ख्याल से कोई 3 साल है कि इतने सालों बाद जो है ना वो करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है, सही है। लिमिटेशंस है इसमें पेप स्मेयर के, वही है कि ये सैंपलिंग हम ले लेते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है वहां पे, सही है। ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव स्क्रीनिंग भी आ सकती है, जरूरी नहीं है, सही है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो एफिकेसी है, क्योंकि जो एडिनोकार्सिनोमा है, सही है, उसकी स्क्रीनिंग में उसकी एफिकेसी जो है ना वो बहुत कम है, तो वो हमें नहीं बता सकते इस पेप स्मेयर, सही है। तो ये 2 बातें आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है ना, कि ये लिमिटेशन है पेप स्मेयर की, ठीक हो गया। इसके हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, हमारे पास मार्केट में क्या अवेलेबल है, HPV का, जो 16 हो, 11 हो, 18 हो, और ये इधर लिखा हुआ है, ये
611 जो लेयर रिस्क वाले और हाई रिस्क वाले, इसके लिए हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन, ये हम लगा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपने ये जो पेप्समेयर है, सॉरी हाँ पेप्समेयर और साथ में जो बायोप्सी है, ये आपने करनी है, इसको रिपीट करना है प्रोटेक्शन के लिए आफ्टर 5 इयर्स। वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास, हमने तो खैर लो रिस्क सेट्स 11 16 18 को तो हमने कवर किया, उसको तो हमने पकड़ लिया, लेकिन उसका खिलाफ के लिए तो हमने इंजेक्शन लगवाया। लेकिन हमारे पास भाई जो 33 है, ये जो 31 है, ये भी काम करवाएगा, तो उसके लिए हम ये दोबारा करवा देते हैं। सही है, तो पेप्समेयर स्टिल नेसेसरी, तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा आप लोगों को। सही है, क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन हम लगा देते हैं। सही है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर जो है ना हम कल जो है ना वो हम करेंगे। सही है।